हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, आज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लास्ट लेक्चर है। फिर कल से हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन शुरू करने हैं इसके, और कल का ही दिन है बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन खत्म करने का। ठीक है जी। बेटा एनवायरमेंट में मेरे पास एक आखिरी मुद्दा रहता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है ना जी। और उसके बाद बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें। नोट्स अभी चाहिए नहीं मेरे को बेटा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पढ़ना शुरू करो फटाफट से। बेटा शायद आपने टॉपिक पढ़ दिया होगा, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शन लिखे हुए थे। वो बात अलग है कि सिस्टमैटिक नहीं लिखे गए, एक के बाद एक लाइन लिखी हुई है बेटा। ऐसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है टीचर के भी पढ़ने का। आप पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं लिख के आएंगे, पॉइंट वाइज लिख कर आएंगे। सबसे पहली बात बेटा क्या हुआ, तो वो 1974 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया, जिसको हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोला। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ बेटा, बाबू स्टेट्स ने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप करने शुरू कर दिए केंद्र सरकार को देखकर। ठीक है जी। बाबू क्या करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेटा, स्पेसिफिकली बेटा 125 रिवर्स स्ट्रीम्स पॉन्ड्स, इनका बेटा इनकी ना क्वालिटी पर, क्वालिटी ऑफ वाटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं ये। ठीक है ना। ये स्टार्ट कहां से मिला, मुझे यहां से मिला बेटा। 125 रिवर स्पोन स्ट्रीम, इनके बेटा क्वालिटी ऑफ वाटर को चेक कर रहे हैं कि वाटर की क्वालिटी ठीक भी है कि नहीं, पीने लायक भी है कि नहीं है। और इनको बनाने का पर्पस क्या है बेटा, दो एनवायरमेंटल कंसर्न को स्पेसिफिकली चेक करना, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। ये बात पहली लाइन में लिखी हुई है। अब इसके बहुत सारे फंक्शन है बेटा, अगर मैं चाहूं तो 10 भी बना सकता हूं, पर बेटा याद जितने रह जाएंगे उतने ही कर लो काम। ठीक है जी। मैंने 5 फंक्शन बनाए, नोट्स में लिखे हुए हैं, सबसे आसान। मैं कर देता हूं एक एक करके सबकी बात, जो भी पूछना हो पूछ लेना। सबसे पहली बात बेटा, टू इन्वेस्टिगेट कलेक्ट एंड डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन। क्या करते हैं सुन लो, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड डिससेमिनेट द इंफॉर्मेशन। डिससेमिनेट का मतलब होता है पब्लिश करना बस इंफॉर्मेशन को। आपने क्या किया, जगह जगह से वाटर के सैंपल इकट्ठे करे, लैब में टेस्ट किया, और उसकी जो भी रिपोर्ट है बेटा, जैसे कि कई बार आप देखते हो ना बेटा, कई बार एक रिपोर्ट आती है कि इस एरिया का पानी पीने लायक नहीं रहा, टीडीएस की वैल्यू इतनी हो गई है इस वाटर में। तो बाबू ये कौन कर रहा है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही कर रहे हैं बेटा, कि इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और बेटा डिससेमिनेट कर रहे हैं, मतलब पब्लिश कर रहे हैं बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, टू सेटअप द स्टैंडर्ड फॉर सीवेज एंड एमिशन। बेटा कितना, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, या बेटा आपने कोई एग्जिस्टिंग में आपकी फैक्ट्री चल रही है, तो बेटा कितना ही एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हो, उसका एक स्टैंडर्ड सेट है। जैसे कि मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि हमारे व्हीकल धुआं नहीं निकालते, धुआं निकालते हैं, पर बेटा अगर एक एक स्टैंडर्ड से ज्यादा हो तो, बाबू जो स्टैंडर्ड सेट है अगर उससे ज्यादा हो तो बेटा यही पॉल्यूशन का चलान हो जाता है ना हमारा। सेम हालात बेटा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की। तो स्टैंडर्ड कौन फिक्स करता है बेटा, कि कितना नुकसान पहुंचा सकते हो एनवायरमेंट को आप, कितना सीवेज अलाउड है, कितना एमिशन अलाउड है बेटा, ये स्टैंडर्ड सेटअप कौन करता है बेटा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। समझ में आए बेटा। और तीसरा फंक्शन बेटा, टू प्रिपेयर द मैनुअल्स कोड्स एंड गाइडलाइंस रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ सीवेज एंड ट्रांसमिट सीवेज एंड एमिशंस। बेटा कैसे गंदगी का ट्रीटमेंट करना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये भी कौन बताएगा बेटा, अगेन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जैसे कि बता देता हूं बेटा, जैसे कि अगर आप देखो राकेश केमिकल को, जितनी भी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, कहीं ना कहीं आप देखते हो बेटा बहुत सारा वेस्ट बचता है इनके पास। ये क्या करते हैं बेटा, आपको पता है, इसको डिस्पोज ऑफ करने का भी तरीका है। शहरों में नहीं ला सकते बेटा आप ऐसे, ये ट्रक में लोड होकर बेटा बहुत ज्यादा इंटीरियर्स में जाता है, जहां कोई पॉपुलेशन रिजाइड नहीं करती, जंगलों में दफनाना पड़ता है। यानी कि डिस्पोज ऑफ करने का तरीका भी कौन बताता है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऐसे नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते, कहीं भी फेंक दोगे केमिकल को, वो तो नुकसान पहुंचाएगा बेटा। समझ में आई बेटा बात। बाबू एक और फंक्शन आता है इनका, कि एक टेक्निकल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिगार्डिंग प्रिवेंशन अबेटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन, कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हो वाटर एयर पोल्यूशन को। प्रिवेंट नहीं कर पाओ तो अबेटमेंट की एडवाइस, अबेटमेंट मतलब कम करना, प्रिवेंशन मतलब रोकना, और कंट्रोल करना। ये भी टेक्निकल एडवाइस देना इनका काम है, कि रोको वाटर और एयर पोल्यूशन को।
एंड वो ये एड कैंपेन चलाते हैं थ्रू द यूज ऑफ मास मीडिया। और एड कैंपेन में बेटा अगर आप लोकल लेवल पे बात करो तो आपको कई बार सुनने को मिल जाता है, अभी देख लेना बेटा अक्टूबर नवंबर में हर साल कहीं ना कहीं नगर निगम की कुछ गाड़ियां घूमने शुरू कर देती हैं कि आसपास की नाली की सफाई रखो, डेंगू बहुत फैल रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो ऐसे ये करते हैं, ये काम नेशनल लेवल पे करते हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट लेवल पे काम करते हैं। समझ में आया बेटा पांचों फंक्शन? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे। नोट्स मैंने सबसे सिंपल 5 लिखे हैं बेटा, वही याद कर लेना। बाबू जो जो पढ़वाने वाला होगा वही पढ़वाऊंगा, बेफालतू की बातें कुछ नहीं है। बाबू यहां से पढ़ना शुरू करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लगभग सब कुछ ना कुछ जानते हैं बेटा, अभी चर्चा भी करेंगे डिटेल में, यहां से पढ़ना शुरू करो आप। आपने ये डेफिनेशन मेरा ख्याल पढ़ ली होगी, थोड़ा ढंग से पढ़ ली होगी। आगे ले चलते हैं बेटा, ये बीच का पोर्शन मुझे नहीं अभी कराना बेटा। एक ब्रंटलैंड कमीशन पे बात पढ़ो, यहां से पढ़ना। पढ़ा बेटा आपने? ये पढ़ा आपने? यानी कि घूम फिर के मतलब हर चीज का एक ही निकलेगा, ये हामन डेले वाली बात पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट बस इसका इतना पढ़ना, यहां तक पढ़ना। पढ़ा आपने इतना? देखना नहीं तो। अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले एम्फासाइज्ड हुआ था एक मीटिंग में, यूएनसीईडी की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। और वो 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन ने भी इसको डिफाइन किया, यूएनसीईडी ने भी डिफाइन किया। क्या कैसे डिफाइन किया यूएनसीईडी ने? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। बेटा ऐसा नहीं है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करना, ऐसा नहीं है बेटा बिल्कुल इस्तेमाल करना बंद कर देना है। बेटा आप इस्तेमाल करो, लेकिन क्या कैसे इस्तेमाल करो? बेटा जितना रिजर्व आपकी पास जनरेशन आपके लिए छोड़कर गई है, बेटा अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतने रिजर्व छोड़कर जाओ। ऐसा नहीं है सब खत्म करके चले जाओ बेटा। ठीक है ना? एक बात बहुत अच्छी थी ब्रंटलैंड कमीशन की, अगर आपने पढ़ी हो ये लास्ट लाइन, बेटा कम से कम ऐसा क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ के जाओ जैसे कम से कम आपने जी है। वैसे तो उनके लिए अपने से भी अच्छा छोड़ के जाओ, पर बेटा कम से कम जैसी आपने जी है वैसी तो छोड़ कर जाओ। ये थोड़ी सब आज ही खत्म कर देना है बेटा, सारे नेचुरल रिजर्व हर चीज के खत्म करके ही जाने हमने। ठीक है ना जी। वो एक लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हुए हैं हरमन डेले, उन्होंने एक बात बताई कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो इन 5 चीजों पे काम करना है। मेरा ख्याल आपने ढंग से पढ़ी होंगी। सबसे पहली बात ये तो हर जगह पे और इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। मैंने बात पढ़वाई भी थी आपको, ठीक है ना? ये पढ़ी थी ना आपने? ठीक है ना जी। वो 4 बातें इधर है, जिसमें से 5th वन आपने पढ़ी होगी, इन एफिशिएंसीज अराइजिंग आउट ऑफ पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। भैया पहले तो पॉपुलेशन को एक लिमिट में ले आओ, दूसरा पॉल्यूशन को खत्म करने की कोशिश करो। कोई ऐसा बंदा जो मना करेगा इसको? सबको याद रह भी जाएगी दिमाग में। बेटा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में उन्होंने एक बात बोली, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऐसे करो जो कि टेक्नोलॉजी ऐसे बने जो इनपुट एफिशिएंट हो, इनपुट कंज्यूमिंग नहीं। चीजें ऐसे हो जो बेटा इनपुट कम से कम यूज करे।
सर कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल रखी हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में क्या बोल रखा है कि इनको एक्सट्रैक्ट करते रहो सस्टेनेबल बेसिस पे। जो जो रिन्यूएबल चीजें मिल सकती हैं बेटा सबसे ज्यादा उनका इस्तेमाल करना शुरू करो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में उन्होंने क्या बोल रखा है, इनका रेट ऑफ डिप्लीशन कभी भी बेटा पार ना कर जाए क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट से। बेटा रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट ढूंढते रहो। मैं कहता हूं बेटा कोल कभी तो खत्म होगा ना। आज से आपने रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट ढूंढने शुरू कर दिए बेटा, कोई हाइड्रोजन पे शिफ्ट कर रहा है, कोई बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट कर रहा है, सर सब्सटीट्यूट ढूंढ रहे हो ना। पास में रेलवे सोचो तो सही, पूरा कोल के ऊपर डिपेंडेंट था, रिन्यूएबल सब्सटीट्यूट मिलने शुरू हो गए ना। यही सोच रहा है वो भी, हरवन डेले भी यही कह रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ाएं बात को आगे बेटा। बाबू स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा काम की बातें हैं, लगभग 9 स्ट्रेटजीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। इन 9 में से एक या दो पेपर में कंफर्म्ड है, लिख लो बेटा आज। ऐसा नहीं हो सकता इनके बिना पेपर बन जाए। ठीक है जी, एक एक करके पढ़ते चलेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन भी देता चलूंगा, थोड़ा स्पीडी करना है क्योंकि 4:35 तक ये मुझे खत्म करना है बेटा 9 की 9 विद एक्सप्लेनेशन। पढ़ना है बेटा। पढ़ा, सिंपल है। डन। अरे यार इतना क्या देर लगा रहे हो। करो बेटा अच्छा। बाबू इंडिया की जितनी भी एनर्जी नीड्स है, जितनी भी बेटा पावर एनर्जी की नीड है बेटा, सिर्फ दो तरीके के प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने पढ़ लिया होगा बेटा, थर्मल पावर स्टेशन और बेटा हाइड्रो पावर स्टेशन। और बेटा दोनों ही कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए तो काम चलता ही नहीं। चाहे बेटा इनके, आप मैं कहूं जिस टाइम पर बेटा ये प्लांट एस्टेब्लिश होते हैं उस टाइम भी नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरमेंट को, जिस टाइम पर बेटा ये ऑपरेट होते हैं उस टाइम भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप पूछोगे कि कैसे, बेटा थर्मल पावर स्टेशन के लिए बेसिक इनपुट इज कोल। आपको पता नहीं होगा, वैसे बता देता हूं, पास्ट में हम बिजली बनाने के लिए हाइड्रो पावर स्टेशन का इस्तेमाल करते थे, फिर हम धीरे धीरे थर्मल पावर स्टेशन पे शिफ्ट हो गए, अभी भी हम थर्मल पर ही हैं और दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है बेटा, फ्लो वाटर आपको चेंज करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी जहां नदी बह रही बस आपके हिसाब से लग जाएगा बेटा, कितनी बार फ्लो वाटर को चेंज करते हो। और बेटा नेचर से खिलवाड़ करना आज नहीं तो कल बड़ा दुखदायी होता है। यही नेचुरल कैलेमिटी की बहुत बड़ी वजह बनता है। जब गवर्नमेंट ने इस चीज को फील किया, कई जगह पर बाढ़ आ गई बेटा फ्लो वाटर बदलने से, तो बेटा गवर्नमेंट शिफ्ट हो गई थर्मल पावर स्टेशन पर, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कोल रिजर्व अंधे हैं हमारे पास, शिफ्ट कर जाओ। पर बेटा ठीक है, कोल कोल बेसिक इनपुट है थर्मल पावर स्टेशन का, पर बेटा इट एमिट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2, ग्रीन हाउस गैसेस कितनी एमिट कर रहा है बेटा, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी अगर ये चलता रहा तो दोनों के लिए मना कर रहे हैं। क्लियर है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, पढ़ना जी फटाफट से। चलो जी बेटा, पढ़ा आपने, बस यहीं तक था, घर से बना रहे हो कुछ और। बाबू मेरा ख्याल पढ़ दिया होगा सबने, LPG एंड गोबर गैस इन द रूरल एरियाज। बेटा रूरल सिटीजन हमारे जितने भी हैं नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं, चाहे वो काउ डंग की बात कर लो चाहे बेटा वुड की बात कर लो। बाबू दोनों दोनों से ही नुकसान पहुंचाता है एनवायरमेंट को, दोनों जलाकर देख लो। पहली बात तो वुड से डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही होगा, उसका जलाओगे बेटा वो भी CO2 कहीं ना कहीं एमिट करेगी, वो भी परेशान करेगी। बाबू LPG कहीं ना कहीं बेटा इसका यूसेज बढ़ाने की कोशिश करी, सरकार ने इनिशिएट करा एक कैंपेन उज्ज्वला योजना, या BPL वुमेन्स को बेटा फ्री में या सब्सिडाइज रेट पर बेटा LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करे। एक तो ये बात, दूसरी बात बेटा गोबर गैस प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करे बेटा, अगर जो खरीद सकता है उसके लिए इजी लोन सब्सिडाइज रेट ये सब कुछ सरकार ने अवेलेबल करा है।
गोबर गैस में बेटा प्राइमरी इनपुट क्या है? काउडंग, कैटल डंग, काउडंग प्राइमरी इनपुट के तौर पर यूज होते हैं। गैस तो बनती ही बनती है बेटा, जो स्लरी नीचे बच जाती है, रेजिड्यू यानी कि गंदगी बच जाती है, वो गंदगी भी गंदगी नहीं है बेटा, वो ऐसा ऑर्गेनिक मैन्योर कंपोस्ट यूज हो जाती है। सिंपल बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाओ जी, सीएनजी की बात, यहां से क्या पढ़ोगे डायरेक्टली मैं बता रहा हूं बेटा। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क जो बेटा सीएनजी पर चल रहा है। सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेटा जो सीएनजी पर चल रहा है। बेटा ऐसा नहीं है कि सीएनजी पॉल्यूट नहीं करती, लेकिन बेटा बहुत कम पॉल्यूट करती है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। और इसको देखते ही देखते बेटा बहुत सारी सिटीज, बहुत सारी स्टेट भी इसको अडॉप्ट कर रही हैं। बस इतना सा लिखा है सीएनजी, और कुछ नहीं लिखा। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। विंड पावर पढ़ना। वो ये जितना सा पैराग्राफ लिखा है पूरा का पूरा मैंने नोट्स में चिपकाया हुआ है सेम। मुझे बताओ इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? बेटा विंड मिल की कॉस्ट नो डाउट बहुत ज्यादा है, पर बेटा ये बहुत ज्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड है। अब बताओ ना क्या एमिशन किया इसने? जीरो। क्या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया? बहुत कम। बस एक एनवायरमेंट को इसका नुकसान जरूर होता है विंड मिल का, शायद आपको नहीं पता होगा, लैंड यूज चेंज करना पड़ता है इसमें। अगर आप देखो ना बेटा, मैं कहता हूं दूर दूर तक खेत हैं बेटा, कहीं तो विंड मिल लगाओगे ना, विंड मिल लगाओगे तो बेटा आसपास की काफी जगह को नुकसान पहुंचाता है ये, यानी कि वो सॉइल की फर्टिलिटी तो आसपास की सारी खत्म है। ये एक छोटा सा नुकसान है, ठीक है ना, पर एमिशन एमिशन के नाम पर कुछ नहीं। थोड़ा सा लैंड यूज पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ाएं बेटा बात को। लो जी पुत्र, पढ़ते हैं। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, पढ़ना जी। अभी लेटेस्ट में आपने सुन भी लिया होगा बेटा। हाँ, मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट करी कि 1 करोड़ घरों पे हम चाहते हैं सोलर पैनल लगेगी। बात वही है सेम बेटा। इंडिया में नेचुरली बेटा बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बेटा? बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली और नॉन एग्जॉस्टेबल, कभी एग्जॉस्ट भी नहीं होगी एनर्जी। बल्कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ ही रहा है बेटा, इस हिसाब से सोचा जाए बेटा तो सोलर एनर्जी तो कभी भी वैनिश नहीं होने वाली बेटा, इंडिया में तो नहीं एटलीस्ट। ठीक है ना, इंडिया तो ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां सनलाइट बहुत है, भरपूर है। ठीक है ना बेटा बाबू, सनलाइट सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और उस इलेक्ट्रिसिटी को बेटा हम स्टोर करते हैं इन्वर्टर्स, और बेटा कभी भी फ्यूचर में उस एनर्जी को यूज किया जा सकता है। थोड़ी बहुत इन्वर्टर में भी लॉस्ट होती है बेटा, पर बाबू 100% नहीं। ठीक है ना जी। और बाबू कह भी रहा है ये एक बात लास्ट में कि इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड भी कर रहा है, आईएस, उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बस दैट्स इट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज हैं अगर ढंग से पढ़ रहे हो तो। बाबू मिनी हाइडल प्लांट्स, इसके बारे में मैं खुद ही बता देता हूँ क्या करोगे आप इसको पढ़कर। बेटा जैसे विंड मिल्स होती हैं बेटा, वैसे ही मिनी हाइडल प्लांट्स हैं। ठीक है ना, बस क्योंकि नाम में क्या लगा है मिनी हाइडल प्लांट्स। बाबू ये विंड मिल के साइज के कंपैरिजन में 1/10 भी नहीं होते, और ये बेटा किसी भी जगह पे लगाए जा सकते हैं, और ज्यादातर बेटा माउंटेन रीजन्स में लगाए जाते हैं। क्यों बेटा माउंटेन रीजन्स में ऐसा क्या मिल जाता है बेटा? क्योंकि माउंटेन रीजन्स में माना जाता है कि स्ट्रीम पॉन्ड्स हमेशा हर माउंटेन रीजन में मिल ही जाएंगे। चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ एक एरिया है, थोड़ी सी भी बरसात होगी बेटा ये पानी बीच में जमा होगा ही होगा। मैं कहता हूँ ज्यादा दूर क्यों जाते हो, शकुंबर देवी में देख लो हालात क्या हो जाते हैं जब बारिश आती है।
वो बेटा बिल्कुल नीचे है वो इलाका, वहां पानी भरेगा भी भरेगा। बेटा ऐसी जगहों पर मिनी हाइडल प्लांट्स बहुत कामयाब है बाबू, जहां सरकार इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पाती। अब सरकार सोचो बेटा, कोई बहुत रिमोट एरिया है, बहुत ऊपर जाकर है माउंटेन्स में, सरकार को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में पसीने आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर छोटे गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना बेटा, एक तो पता नहीं कितनी केबल सरकार की लग जाएंगी बेटा, कितने ट्रांसफॉर्मर्स लग जाएंगे इस काम में, और बेटा ट्रांसमिशन लॉस तो है ही है। अगर बहुत दूर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही हो तो बेटा केबल्स में बेटा अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन लॉस होता है। और इंडिया में माना जाता है 50% इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन लॉस होता है जितनी जनरेट होती है। ऐसे ट्रांसफॉर्मर और ऐसे केबल इस्तेमाल होते हैं कि 50% तो ट्रांसमिशन लॉस है। अब सरकार इतना लॉस बेयर नहीं कर सकती और आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है बेटा रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा मिनी हाइडल प्लांट्स, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है कि रिमोट एरियाज तो कवर हो जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर पाता है ये। और बेटा इसकी कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप भी कुछ नहीं है और इसका कुछ नुकसान नहीं है। जैसे विंड एनर्जी, विंड मिल्स का तो एक नुकसान था कि वहां लैंड यूज पैटर्न चेंज करना है, यहाँ वो भी नहीं करना, क्योंकि नेचुरली लेक मिलेंगी आपको, उन्हीं में लग जाते हैं मिनी हाइडल प्लांट्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे, लोग उत्तर आगे चर्चा करते हैं। मुझे लगता है एक आध बात बचती है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, तीन बातें बचती हैं देखो। लो जी करते हैं बात। और वो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, इसने एक बात बहुत बढ़िया शुरुआत करी कि बेटा अपनी पास्ट में जाओ और देखो, चाहे हाउसिंग देख लो, चाहे एग्रीकल्चर देख लो, चाहे बेटा हेल्थ केयर देख लो, चाहे बेटा ट्रांसपोर्टेशन, कहीं ना कहीं बेटा हम बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के पास थे और हम हर चीज एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज करते थे। चाहे बेटा कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोचकर देख लेना, पास में जो लोगों ने यूज किया हेल्थ को नुकसान पहुंचाता था, आज हम घरों में पीवीसी पैनल, जिप्सम बोर्ड, एपीपी शीट, सब प्लास्टिक, सब में कहीं ना कहीं प्लास्टिक है। सर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, सब किसी मतलब लोग आइडिया नहीं लगा पाते बेटा, ये ऐसी चीजें जो सिर्फ कैंसर जनरेट करेंगी फ्यूचर, और कुछ नहीं करेंगी ये। इतना नुकसान पहुंचाने वाली चीजों की तरफ हम जा चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन हमारा देख लो, हिलना नहीं चाहते हम, पहले हम साइकिल्स का यूज करते थे, कितना एनवायरमेंट के पास रहना और कितना फिट रहना। बेटा हेल्थ केयर सिस्टम का एक एग्जाम्पल देता है ये इतना बढ़िया कि 15,000 प्लांट की स्पीशीज में से 8,000 प्लांट की स्पीशीज इंडिया में आज भी मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और पास में हम सब ने इन चीजों की मेडिसिन खाई हुई है बेटा। हम अपने ना बेटा एनवायरमेंट से दूर भागते चले जा रहे हैं। पास में बेटा एक सिस्टम था बेटा ट्रीटमेंट करने का, जिसको आयुष बोला जाता है, ठीक है ना जी, शायद आपने बेटा हमारी मिनिस्ट्री का भी नाम सुना हो बेटा, ठीक है ना, आपको पता है इसका मतलब क्या होता है आयुष का? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। और हम सब बोलकर बेटा छोड़ो जी एलोपैथी पे आ जाओ सीधा। हम खराब कर रहे हैं अपने आप को, हम भाग रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वो बायो कंपोस्टिंग, पढ़ा आपने? बायो कंपोस्टिंग बेटा
ग्रीन रेवोल्यूशन के आसपास से लेकर आज तक बेटा लोगों ने ना एनिमल मैन्योर और कंपोस्ट को बोलकर सीधा एक चीज पर शिफ्ट कर गए, केमिकल फर्टिलाइजर, कि कहां से मेरी क्रॉप जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस हो सके, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो सके। जबकि बेटा अगर आप लॉन्ग रन में देखो इन चीजों के बहुत सारे नुकसान है बेटा, चाहे वो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे हमारी हेल्थ का नुकसान हो, हम करे जा रहे हैं। ठीक है ना। अब बेटा कुछ पॉपुलेशन अवेयर हुई है बेटा बायो कंपोस्टिंग को भी लेकर। सिर्फ बेटा आज की तारीख में कई फार्मर कैटल मेंटेन कर रहे हैं कि उससे एनिमल मैन्योर और कंपोस्ट मिलेगी। ठीक है ना, ये बात आपने इस पैराग्राफ में पढ़ी भी होगी। ठीक है ना जी। इवन बेटा अर्थ मॉम्स का भी आप यूज कर रहे हो बेटा, ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक मैन्योर में बेटा, इसे इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। केचुए होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर कंपोस्ट में। वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को, बहुत ज्यादा इस टाइम पर पॉपुलर है। ठीक है जी। एक लास्ट बात, बायोपेस्ट कंट्रोल। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। तो बायोपेस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं बेटा, जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड आज की तारीख में इस्तेमाल करता है ना एक फार्मर बेटा, चलो फसल को बचाना है कीड़े मकोड़ों से, चलो जी वो छिड़काव करना शुरू कर दिया स्प्रे बॉटल लेकर, या बेटा बड़ी बड़ी स्प्रे बॉटल भी आती है जो अपने कंधे पे टांग कर बेटा स्प्रे करता है। वो इतना फूड में बस केमिकल चला जाता है ना कि आप ये समझ कर चलो बेटा, हम जिस तरीके से उसको वॉश करते हैं ना बेटा, कभी भी प्रॉपर केमिकल निकल नहीं सकता, जा तो हमारे अंदर ही रहा है वो, चाहे कोई कुछ भी कह ले बेटा। इवन बेटा लोगों ने ऐसा तक पाया अपनी रिसर्च में कि अगर आधा घंटा बॉइल्ड वाटर में रख रहे हैं ना तब भी कुछ ना कुछ जाता है, और बहुत कम परिवार ही ऐसा कर पा रहे होंगे बेटा। ठीक है ना, जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है वो सब हमारे अंदर ही जा रहा है। इसके अलावा बेटा इन्होंने एक बात करी, एक सस्टेनेबल तरीका भी बताया इससे बचने का, कि बेटा नीम एक ऐसा प्लांट है जो नेचुरली बेटा बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल केमिकल निकालता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड को छोड़ दो। इसके अलावा उसने एक बात करी बेटा, एनिमल बर्ड्स का भी यूज किया जा सकता है, जैसे पीकॉक और आउल जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कीड़े मकोड़े उन सबको खा जाते हैं ये खुद ही। कहता हूं रखेंगे आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय।